बहुत लोग हैं जो रेफ्यूजी स्टेटस पे हैं, जिन्हें नहीं पता कि आगे क्या करा जाए, या उनके पास कोई स्कोप है पीआर की तरफ जाने के लिए या नहीं जाने के लिए, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं? ओके तो रेफ्यूजी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है Absolutely. और बहुत लोगों की लाइफ इस पर डिपेंड करती है। वो लोग इस कंट्री में उम्मीद से आते हैं कि हम इस कंट्री में रेफ्यूजी डालेंगे या ये कंट्री हमें संभालेगी, राइट। तो इसके अंदर मेरा सजेशन होता है कि रेफ्यूजी हर किसी को नहीं डालना चाहिए, राइट। किसी जो जेन्युइन केस है सिर्फ वही डाले, ठीक है। तो रेफ्यूजी की जर्नी इट्स नॉट ईजी जर्नी, ठीक है। सॉरी टू इंटरप्ट यू हियर, मेरा क्वेश्चन ये है, जेन्युइन केस का क्या मतलब हुआ? जेन्युइन ये केस है वो लोग जिनकी जान को जेन्युइनली खतरा है, ठीक है। या तो उनकी कंट्री में हालात ही ऐसे हैं, वहाँ पे सिविल वॉर हो रही है एंड देयर लाइफ इज अंडर थ्रेट, राइट। और या उनको अपनी कंट्री में, अभी सेक्शन 95 और 96 है, तो या उनको अपनी कंट्री में किसी ऐसे इन्फ्लुएंशियल बंदे से, ऑर्गेनाइजेशन से खतरा है जिससे इनकी जान जा सकती है। तो उसके पास अगर एविडेंस है टू प्रूव कि मेरे को वहाँ पे किसी पॉलिटिशियन से खतरा है या कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से खतरा है, राइट, एंड दीज आर द एविडेंस, मेरे को थ्रेट हुआ था, मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ था एंड इस वजह से मुझे दी जाए, राइट। ऐसे केसेस जेन्युइन होते हैं तो उनके पास एविडेंस होते हैं, ठीक है, कोई मेडअप नहीं होना चाहिए, राइट। तो उनको डालना चाहिए अगर उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, ठीक है। ये मेजॉरिटी लोगों को नहीं पता है। अगर वो सोच लेते हैं यार हमारे साथ ऐसा हुआ है, हम रेफ्यूजी डाल सकते हैं, तो डाल देते हैं, लेकिन उससे पहले बाकी ऑप्शन एक्सप्लोर कर लो, ठीक है। इतने ज़्यादा ऑप्शंस हैं इन कनाडा में पीआर के। हो सकता है आप किसी और में क्वालिफाई कर रहे हो टू गेट अ पीआर डायरेक्टली rather than going through refugee. अगर कोई और ऑप्शन नहीं मिल रहा है then file refugee if you have genuine case, if you qualify, right। लेकिन बाकी ऑप्शन एक्सप्लोर कर लो पहले, क्योंकि रेफ्यूजी की अलग जर्नी है, अलग चैलेंजेस हैं, मैं बताऊंगा अभी आगे। और ट्रैवल नहीं कर सकते, राइट, सुख दुख लगा रहता है, यार आपको जाना है, कुछ है, राइट। तो वो सब चीज़ें ध्यान में रख के, बहुत सारे फैक्टर्स, तो रेफ्यूजी डालना है तो तब डालना है। ओके। अब अगर हम बात करें रेफ्यूजी प्रोसेस की, तो आप कुछ शेयर करना चाहेंगे कि किस तरीके से हम प्रोसेस डाल सकते हैं? लाइक मान लीजिए कि कुछ है, कोई जेन्युइन केस है और उसे रेफ्यूजी ही डालना है एंड देयर इज़ नो अदर स्कोप ऑफ कमिंग टू कैनेडा, देन व्हाट इज़ दैट कैन बी डन? क्या कर सकते हैं? ओके, आई विल एक्सप्लेन कैसे डालना चाहिए, क्या होता है। इससे पहले मैं ये बात रह जाए, जब आप रेफ्यूजी के बारे में कोई कहता है कि रेफ्यूजी डाल लो, जैसे मैंने लास्ट बताया कि अपने अलग ऑप्शंस एक्सप्लोर कर लो पहले सारे, कि आप क्वालिफाई कर रहे हो फॉर पीआर और नॉट। आपने किसी की बातों में इन्फ्लुएंस नहीं होना है, ठीक है। बहुत ईजी होता है किसी को बोलना कि यार अच्छा मैं नहीं मिल रही, रेफ्यूजी डाल ले, अच्छा मैंने डाला था, मेरा तो हो गया, तो तू भी डाल ले। ऐसे इन्फ्लुएंस नहीं होना है। हर एक का केस अलग होता है, हर एक की जर्नी अलग होती है, हर एक के सिचुएशन अलग होती है, ठीक है। तो इन्फ्लुएंस नहीं होना है। अब मैं आपके उस क्वेश्चन पे आता हूँ जिसमें बताना है कि आपने पूछा कि प्रोसेस क्या है, ठीक है। सबसे पहला स्टेप होता है कि आप एक बीओसी बनाते हो, बेसिस ऑफ क्लेम। बेसिस ऑफ क्लेम क्या होता है कि आप एक आपके साथ जो हुआ, आप कहाँ से आए हो, क्या हुआ, कैसे कैसे इंसिडेंट हुए हैं, वो आपको डिटेल बताना है, ठीक है। और वो ऐसा नहीं है कि एक पेज भर दिया कि 2 पेज में आपने बता दिया, डिटेल में, बेशक 5, 6, 10 पेज अच्छे से आपने वो बनाया और वो सबमिट करना है। विद इसकी एप्लीकेशन होती है, उसके साथ सबमिट करना है, ठीक है। आपका पीओसी इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपकी अगले आने वाले 4-5 साल, हो सकता है 4-5 साल इस पर डिपेंड करें, ठीक है। जो आपने डिक्लेयर कर दिया, जो आपने बता दिया, जो इंसिडेंट्स बता दिए, वो आपको आगे जाके एविडेंस मांगेंगे, ठीक है। उसके बेसिस पे सब कुछ डिपेंड करता है। तो अगर आप इसको सीरियसली नहीं लोगे, इस पहले स्टेप को, तो आपके लिए आगे प्रॉब्लम्स खड़ी हैं जो आपको नहीं पता, जो हम अभी बता रहे हैं, ठीक है, कि आपने वो बीओसी कितने ध्यान से बनाना है। और वो ऐसा नहीं कि किसी ने आपसे पैसे लिए जी हम बना देंगे, आपने किसी और से बनवा ली, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। आप अपनी कहानी बताओगे, चलो आप नहीं लिख सकते, आपको डर लगता है, या आप कह रहे हो मैं उतना एक्सप्रेशन नहीं डाल सकता, या मेरे को प्रॉब्लम है एक्सप्रेस करने में, लिखने में, और वो, तो आप अपने वर्डिंग्स बताओ, अपने इंसिडेंट्स बताओ, तो कोई और टाइप कर देगा, आपकी हेल्प कर देगा टू राइट, इन द सेंस कि अच्छा वो आपकी ग्रामर ठीक कर देगा, बेसिक चीज़ें ठीक कर देगा, आपको हेल्प कर देगा, वो करा लो। लेकिन आपकी जो बीओसी है वो आपकी जेन्युइन स्टोरी होनी चाहिए, जो आपके साथ हुआ, कब हुआ, कैसे कैसे हुआ, वो सारा इंसिडेंट। आप जिसके आगे जा रहे हो, जिस बोर्ड के आगे जा रहे हो, वो आपसे पूछेंगे नहीं, ठीक है। आपको जाके बताना है मेरे को ये प्रॉब्लम है, ठीक है। दे विल नॉट कॉल यू कि जी अच्छा ये अच्छा ऐसे भी होता है, ऐसे भी होता है, दे विल नॉट कॉल यू। आपने एक बार जो दे दिया उनको दे दिया, ठीक है। उसके बाद आपका इंटरव्यू इस पे डिपेंड करता है। मेजॉरिटी 70% ऑफ द थिंग्स इस पे डिपेंड करती हैं, तो इसलिए बीओसी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला बीओसी, प्राइमरी, ठीक, बीओसी बेसिस ऑफ क्लेम। उसके बाद आपकी एप्लीकेशन जाती है, वो आप इमिग्रेशन में डालते हो। इमिग्रेशन आपका केस आरपीडी को भेजता है, रिफ्यूजी प्रोटेक्शन डिवीजन। रिफ्यूजी प्रोटेक्शन डिवीजन की हियरिंग होती है,
कि वहाँ पे जज, उसको मेंबर बोलते हैं, वो बैठते हैं, आपकी हियरिंग होती है, इंटरप्रेटर चाहिए वो मिलता है, आपकी बीओसी पे पूछते हैं, आपकी हियरिंग से पहले मिनिमम 10 दिन पहले आपको अपनी सारी फाइल भेजनी होती है ओके कि आप एविडेंस दो सारे, जो आप बात बता रहे हो, आप कह रहे हो मेरे को ऐसे से हुआ, मेरे को मारा, तो उसका मेडिकल कहाँ है, ठीक है, मैं भाग के उधर चला गया, मैं इधर गया, मैंने इससे हेल्प ली, तो एफिडेविट्स दो, विटनेस लाओ, एविडेंस दो, आपने कोई कंप्लेंट्स किए हैं उसकी कॉपीज दो, ऐसे आपकी बीओसी के बेसिस पे जितने डॉक्यूमेंटेशन बन सकते हैं वो सारे आप इकट्ठे करते हो डॉक्यूमेंटेशन और सबमिट करते हो. So your words need to be backed by evidence. यस, वो आप सबमिट करते हो तो आरपीडी में जाता है, आरपीडी की हियरिंग होती है. फिर वंस आरपीडी की हियरिंग शुरू होती है तो आप आरपीडी की हियरिंग में मेंबर आपसे ये सारे क्वेश्चंस करता है बैक एंड फोर्थ. उसकी आपको आपका जो कंसल्टेंट है, रिप्रेजेंटेटिव है या लॉयर है, वो आपको तैयारी कराता है कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसके आपने आंसर कैसे देने हैं, आपको कॉन्फिडेंस देता है, आपको फैमिलियर करता है कि वहाँ पे क्या होगा, राइट, ये उसकी जॉब है. तो टू मेक थिंग्स ईजी फॉर यू, आप जाके वहाँ पे फिर अपीयर होते हो हियरिंग में और कॉन्फिडेंटली अपना केस बताते हो, क्योंकि आपसे अच्छा तो कोई बता ही नहीं सकता, राइट, आपके साथ हुआ है ना, तो वो बैक एंड फोर्थ आपको बताता है और आपके साथ बैक एंड फोर्थ आपके वो हियरिंग होती है, आपसे क्वेश्चन पूछते हैं और बेस्ड ऑन दैट हियरिंग आपका डिसीजन बनता है, या तो यस होगा या नो होगा, या अगर पूरा कुछ नहीं हुआ तो एडजर्न भी हो जाती है, ठीक है, वी विल मीट नेक्स्ट हियरिंग, फिर आपको और कुछ क्वेश्चंस आएंगे तो आपको और आंसर्स देने हैं नेक्स्ट हियरिंग में, ठीक है. तो मेजॉरिटी या तो येस या नो, मेजॉरिटी फर्स्ट हियरिंग में हो जाता है, फिर वो अपना डिसीजन देते हैं. अगर आपका येस हो गया तो आप रेफ्यूजी बोर्ड आपको कह रहा है कि येस ये जेन्युइन केस है, हम क्रेडिबिलिटी मानते हैं, और वो आप इमिग्रेशन को बोलता है कि हाँ वी हैव अप्रूव्ड द केस, इनको पीआर दे दो, आप प्रोटेक्टेड पर्सन हो, अब आपको पीआर मिल जाएगी, राइट. अगर वो रिफ्यूज़ हो जाता है तो वो आरएडी में जाता है, रेफ्यूजी अपील डिवीजन, वहाँ केस जाता है, वहाँ पे आप अपील करते हो, मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ, अंडर दिस क्लॉज, अंडर दिस सेक्शन, ये मेरे एविडेंस नहीं माना, ऐसे हुआ, मेरे साथ कुछ मतलब ये चैलेंजेस आए, मेरी फाइल ढंग से नहीं देखी, या जो भी आप उसमें तर्क देते हो, ठीक है, एंड उसमें लॉज लगाते हो, उसमें आप केस स्टडीज़ लगाते हो कि उस केस में भी ऐसा था, वहाँ पर अप्रूवल आया, मेरा ट्रांसलेटर नहीं ठीक नहीं था, मेरे ये एविडेंस दिए, मेरे कंसिडर नहीं हुए, ठीक है, या ये फेयर नहीं था, जो भी रीज़न आपने देना है अपील में, फिर आप एक और डॉक्यूमेंट बनता है, पहले नोटिस ऑफ अपील डालते हो, फिर उसके बाद आपको टाइम मिलता है 30 डेज़, आप वो डॉक्यूमेंट बनाते हो, फिर जमा करते हो, उसके बेस पे आरएडी की टीम होती है, वो बैठ के वो पैनल, और वो डिसाइड करते हैं कि आपका केस आरएडी में या तो अप्रूव होगा, रिजेक्ट होगा. अगर अप्रूव हो गया तो देन अगेन वो इमिग्रेशन के पास जाएगा, आप प्रोटेक्टेड पर्सन हो, आपको इमिग्रेशन पीआर देगा. अगर रिजेक्ट हो जाता है तो आपका रेफ्यूजी की जर्नी अभी यहाँ ख़त्म हो जाती है इस बोर्ड पे. फिर उसके बाद आप प्रा फाइल कर सकते हो, आपको सीबीएस से हमारी जो सिक्योरिटी, बॉर्डर सिक्योरिटी है, वो कांटेक्ट कर सकती है, जी आपका तो स्टेटस नहीं है, चलो वापस, ठीक है. उनका शुरू हो जाता है प्रोसेस कि आपको एक लेटर भेजेंगे, फिर रिमूवल लेटर, ये सब कुछ आएगा, वो भी एक अलग डिस्कशन है, मैं आपको बताऊंगा. फिर उसको रोकने के लिए सीबीएस से ही आपको प्राग के लिए ऑप्शन दे सकता है, नहीं देता तो मांगो कि हमें जी प्राग की एप्लीकेशन डालनी है, उसको कहते हैं प्री रिमूवल रिस्क असेसमेंट, ठीक है. उसके बेसिस पे आपको 12 महीने रुक जाते हो आप, मतलब आपको कोई तंग नहीं करेगा, आपको इस कंट्री में 12 मंथ्स रह सकते हो, ठीक है. उसके बाद आपके पास ऑप्शन होता है कि आप अगर रेफ्यूजी, आपकी जर्नी वो जो आरएडी आरपीडी को उसका आपके रिजेक्ट हुए थे, आप कोर्ट जा सकते हो विद इन 15 डेज, ठीक है, जुडिशियल रिव्यू के लिए आप कोर्ट जा सकते हो कि हमारे साथ ऐसे रेफ्यूजी बोर्ड ने फेयर नहीं किया, या जो भी रीज़न आपने देना है, जो भी ग्राउंड्स आपने करने हैं, तो वो आप कोर्ट में डालो. तो कोर्ट उसको डिसाइड करेगा उस केस पे कि जुडिशियल रिव्यू कि ये केस दोबारा ओपन होना चाहिए या ये बस खत्म. उसमें भी 6 महीने 8 महीने साल लग जाता है. बेसिकली मेजॉरिटी ऑफ द पीपल दे बाय टाइम, राइट, जिनका जेन्युइन नहीं होता है, जिनका जेन्युइन हो जाता है उनका काम डन, राइट, कि वो ओपन हो गया है और दोबारा जुडिशियल रिव्यू में केस ओपन हो गया, तो आरएडी या आरपीडी दोबारा आपका केस ओपन होगा वहाँ पे रेफ्यूजी बोर्ड में, और दोबारा कोई और मेंबर बैठ के उस केस को देखेगा, आपकी दोबारा हियरिंग हो सकती है, राइट, या फिर वो डिसीजन दे देंगे. यहाँ अगर किसी की जर्नी अदर भी नो हो गया है, फिर भी लास्ट ऑप्शन है ह्यूमैनिटेरियन कंपैशनेट ग्राउंड. हो सकता है 5 साल बाद, 6 साल बाद, 7 साल बाद आप वो एप्लीकेशन डाल रहे हो, ह्यूमैनिटेरियन एंड कंपैशनेट ग्राउंड, इसको HNC भी बोला जाता है. वो एप्लीकेशन डलती है, उसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे ड्यूरिंग दिस जर्नी आपको यहाँ बच्चा पैदा हो गया, राइट, या बच्चे बड़े हो गए हैं, ठीक है, या आपने अपने आप को इतना इस्टेब्लिश कर लिया है. मैंने देखा लोगों को 10-10 साल हो गए कनाडा में रहते, शुरू में केसेस चले रेफ्यूजी के, फिर इलीगल हो गए, आउट ऑफ स्टेटस, फिर HNC की एप्लीकेशन डाल दी, उन्होंने अपने आप को इतना इस्टेब्लिश कर लिया था, किसी का बिजनेस चल रहे हैं और 5-6 एम्प्लॉइज़ हैं, तो उनकी जॉब इस पर डिपेंड करती है. अगर इसको निकाला तो बिजनेस बंद तो 4 जॉब्स गई, राइट. या बच्चे इतने बड़े हो गए हैं कि उनकी अब कैनेडियन सिटीजन है, या यहाँ पे पिछले 10 साल से 7 साल से 5 साल से बच्चे रह रहे हैं, तो उनकी
लाइफ यहाँ बन चुकी है, So you get that तो by. आपको वो बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड मिल जाता है। आपको अगर ऐसी कोई हेल्थ मेडिकल प्रॉब्लम है जिसका बैक होम इलाज नहीं है, आपको उस केस में मिल जाता है। बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं एचएनसी की एप्लीकेशन डालने के, जिन बेसिस पे आप एचएनसी मांगते हो, मेरे को चाहिए, राइट, अब वो आप डाल सकते हो, उसमें भी केस निकल जाते हैं। नहीं निकलते फिर वही रीज़न, फिर और ऑप्शंस हो जाते हैं, राइट, कि अच्छा एक बात पे एचएनसी डाला था बच्चों के लिए, वो रिजेक्ट हो गया, अब दूसरा कोई, तो देयर आर वेज। लेकिन जो आपका, मैंने वापस आता हूँ, जो बीओसी थी उस पर डिपेंड की जर्नी। अगर Right. बीओसी अच्छी होती तो रिफ्यूजी में आपकी एप्लीकेशन अच्छे से जाती और उसके आप एविडेंस अच्छे से देते तो हो सकता है आपका केस अप्रूव हो जाता, आपको लास्ट तक जाने की जरूरत ही नहीं थी, राइट। लेकिन वो अगर पहले ही फॉर्मेलिटी के लिए कि यार मेरे से तो एलएमआई का किसी ने 4,000 मांग लिए, ये मैं 4-5 हज़ार में डाल रहा हूँ रिफ्यूजी, तो इसके लिए मेरे तो पैसे कम लग रहे हैं, मुझे वर्क परमिट मिल जाएगा, वर्क परमिट के लालच के चक्कर में आपने पूरी लाइफ खराब कर ली, Right. राइट। तो Then you आप lose on a lot of time and years. आप अपनी नहीं करते, फैमिली की भी परेशान करते हो हाँ, साथ में। बिल्कुल। वाइफ को पूछा नहीं, फैमिली में डिस्कशन करी नहीं, बस डाल दो किसी डाल के कहने पे, राइट। तो फिर आप भी परेशान होते हो, वाइफ भी परेशान होती है, बच्चे भी परेशान होते हैं, तो सारे परेशान होते हैं। Right. आजकल तो छोटे छोटे बच्चों ने 21-22 साल के बच्चों ने रिफ्यूजी डालना शुरू कर दिया कि जी हम कनाडा पढ़ने आए थे, हमसे पढ़ाई वढ़ाई नहीं होती, किसी ने रिफ्यूजी डाला, मेरा भी डाल दो, ऐसा शुरू हो गया। कितना डेंजरस है, 21 साल के बच्चों को क्या खतरा है, Right. ठीक है। True. वो जेन्युइन केसेस नहीं है, मैं तो मना करता हूँ। एडवाइस में मेरे पास कोई आता है, हम सबसे ज़्यादा रेफ्यूजी केसेस करते हैं, हम मना भी कर देते हैं कि मत करो, दिस इज नॉट फॉर यू, आप ये ऑप्शन एक्सप्लोर कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, तो वी गाइड देम। Yeah, लेकिन in the वो best ये है interest of कि people. उनके बेस्ट इंटरेस्ट में, Right. ठीक है, हमारा तो प्रोफेशन है, लेकिन हम उनके बेस्ट इंटरेस्ट में कि आप ऐसे ये मत करो, डू दिस। जेन्युइन केस नहीं है, मना कर देते हैं हम, Right. ठीक है। जेन्युइन केसेस हैं, आओ, मोस्ट वेलकम, बट एक्सप्लोर अदर ऑप्शंस, और इन्फ्लुएंस में नहीं आना है किसी के रॉन्ग एडवाइस, राइट। स्पेशली गोस्ट एजेंट्स होते हैं, वो नॉट लाइसेंस्ड, वो ऐसी एडवाइस देते हैं, राइट। कोई जी मॉन्ट्रियल जाके डाल लो, ऐसे कर लो, इतने पैसे लगेंगे, वो सबसे बचाने की कोशिश करते हैं। फिर भी हम सब कुछ सबको नहीं, Right. राइट, बता सकते, कर सकते, जितना कर सकते हैं उतना बता सकते हैं, जितनी हेल्प हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। रेफ्यूजी के केस में हमने ये बात कर ली कि बीओसी क्यों इम्पोर्टेंट है, जो आपने बहुत डिटेल में बताया, थैंक यू सो मच। हाउ शुड यू सेलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स इन अ रेफ्यूजी केस? अभी जैसे मैंने आपको पिछले 10 मिनट में बताया कि पूरी बीओसी, इसकी बीओसी कितना इंपॉर्टेंट है और इसकी जर्नी कैसे होती है, राइट। तो अब आपको समझ तो गए सारे, आप भी समझ गए, व्यूअर्स भी ये सुन रहे हैं और समझ रहे हो कि कितनी कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन है, एंड इट्स नॉट इजी, इट्स अ जर्नी। तो अब आपने जब भी किसी के पास जाते हो फॉर दिस एप्लीकेशन, किसी लॉयर के पास जाते हो, किसी इमिग्रेशन कंसल्टेंट के पास जाते हो, उससे आपने जब बातचीत करते हो तो आपको ये देखना है, सिर्फ ये नहीं जी कर दो, आपके पास आए, आपने बातचीत करनी है, अपना केस डिस्कस करना है, आपको पता लग जाएगा उसको नॉलेज है कि नहीं है, ठीक है। उससे पहले केसेस किए हैं कि नहीं किए हुए, आपको अगर उसके एक्सपीरियंस पे ट्रस्ट है, उसकी नॉलेज पे ट्रस्ट है, बात करके पता लग रहा है, या आपने किसी की रेफरेंस से गए हो जिसका पहले केस किया हुआ है, तो आपने वो चूज़ करना है, ठीक है। मेजॉरिटी इसमें भी अब लाइसेंस आ गया है, तो रिफ्यूजी बोर्ड का अब लाइसेंस है। नॉर्मल इमिग्रेशन कंसल्टेंट विदाउट IRB लाइसेंस यू कैन नॉट प्रैक्टिस, तो यू नीड IRB लाइसेंस टू प्रैक्टिस इन रिफ्यूजी बोर्ड, ठीक है। तो वो एक नया लाइसेंस आ गया है। और उसके अलावा बात करके पता लगता है, रिव्यूज़ पढ़ लो, ठीक है। ऐसे ब्रांडली नहीं आपने ट्रस्ट करना कि अच्छा मेरा रिफ्यूजी डाल दो, या किसी ने आपको ऐसी कोई रैंडम गाय मिल गया कि जी रिफ्यूजी तरह डाल पा देने, या जो भी, ठीक है, या मॉन्ट्रियल भेज दिया, किसी ने आपको रेफरेंस कर दिया, वहाँ चले जाओ। और स्पेशली जब कोई सस्ता काम कर रहा हो, आपको किसी ने 1500, 2000, 2500 बोला, आप ही कान खड़े हो जाने चाहिए, इतने में काम नहीं होता, ठीक है। जेन्युइन काम नहीं होता इतने में, कॉम्प्लेक्स फाइल है, बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगती है। लॉयर्स और जो इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स ये काम करते हैं, दे चार्ज अराउंड $300 पर आवर, ठीक है। तो ये मतलब कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन है, इस पर बहुत टाइम लगता है। तो ये 1500, 2000, 2500 जब कोई बोल रहा है, अभी कान खड़े हो जाने चाहिए कि ये गलत है, ठीक है। ये अच्छी सर्विस नहीं मिलेगी आपको वहाँ पे, तो आपने सर्विस के पीछे जाना है, आपकी पूरी लाइफ इस पर डिपेंड करती है, ठीक है। इज देयर एनी स्पेसिफिक क्वेश्चन जो कि किसी के दिमाग में होना चाहिए, या आप पुट अप करना चाहोगे जस्ट टू रेक्टिफाई, जस्ट टू सिलेक्ट कि दिस इज द रिप्रेजेंटेटिव आई वांट टू गो विद, राइट, कि ये रिप्रेजेंटेटिव है, मुझे जाना चाहिए? इज देयर एनी लाइक दिस इज जस्ट कमिंग आउट ऑफ माय माइंड कि एक कोई ऐसा क्वेश्चन या दो क्वेश्चंस जो हमारे दिमाग में हो? सबसे पहला क्वेश्चन पूछो कि पूरा प्रोसेस क्या है, ओके, ठीक है। ये प्रोसेस कैसे होगा, क्या है मेरे पास, और क्या ऑप्शंस है, ठीक है। तो जो बंदा जेन्युइन होगा वो आपको दूसरे ऑप्शंस भी बताएगा अगर आपके पास हैं, बिल्कुल, ठीक है। अगर आपके पास ऑप्शंस ही नहीं है दूसरे, और आपको पता है सिर्फ रिफ्यूजी मेरा ऑप्शन है, तो आप पूछो जी प्रोसेस क्या है, कितना टाइम लगेगा, ठीक है, और आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब कोई बंदा कह रहा है कि हो जाएगा, हमारे हाथ में है ही नहीं, ठीक है, ये तो केस है,
एब्सोल्युटली हमारे हाथ में मेहनत 50-60% है, एंड ऑफ द डे मेहनत आपकी भी लगती है क्योंकि आपको डॉक्यूमेंटेशन रेडी आपको देने हैं, आपसे हमने मांगे हैं और मिल के काम होता है, और फिर लास्ट में 20-25% जो आपको लक पे डिपेंड करता है, राइट, आपके कंट्रोल में थोड़ी है। राइट तो आपको ये क्वेश्चंस जो आपके आते हैं और आपको सामने वाला क्या आंसर्स देता है उस पर आपको जजमेंट करनी है कि ये हमारा कर सकते हैं नहीं। कई लोगों के पास ऑफिस ही नहीं है, घर से काम कर रहे हैं, राइट, या कोई मॉन्ट्रियल बैठा है और वहाँ से कह रहा है जी मैं डाल दूंगा आपका केस और आप मेरे को ये डॉक्यूमेंट्स फ़ोन पे बता दो, मैं डाल दूंगा, आपको आने की जरूरत नहीं है। आप ऑफिस जाओ, मिलो, बैठो, बात करो, 1 घंटा लगाओ, मीटिंग करो, कंसल्टिंग करो, इफ देयर इज अ कंसल्टेशन फीस पे करो, फेस टू फेस इंटरेक्शन इज अ डिफरेंट और कंसल्टेशन पे करो। अगर देयर इज अ पीपल विल चार्ज यू कंसल्टेशन फी जो जेन्युइन है, पे करो, उनसे बात करो, डिस्कस करो अपने केसेस, राइट, तब आपको ये बेसिक पता लग जाएगा कि आपकी लाइफ आप किसी के हाथ में दे रहे हो। एब्सोल्युटली ट्रैवल डॉक्यूमेंट की बात की जाए तो इस रेफ्यूजी के केस में ऐसी कौन सा ट्रैवल डॉक्यूमेंट है जो कि बहुत ज़रूरी चाहिए अपार्ट फ्रॉम आई गेस पासपोर्ट फॉर श्योर? नहीं, ट्रैवल डॉक्यूमेंट क्या होता है? ट्रैवल डॉक्यूमेंट ये आपका वर्ड सही पूछा आपने, लेकिन ट्रैवल डॉक्यूमेंट इशू होता है रेफ्यूजीज़ के लिए। अब कोई कनाडा आ जाता है, वो कहता है जी उसका रेफ्यूजी डाल दिया और उसका पासपोर्ट सरेंडर हो गया, एंड वो कह रहा है मैंने ट्रक चलाना है, ट्रक चला के मैंने यूएस जाना है, तो वो कैसे जाएगा? पासपोर्ट है नहीं, तो उसको कनाडा ट्रैवल डॉक्यूमेंट इशू करता है। Okay, with that document you can travel. Okay. Not to your home country, but wherever you want to, right? तो नहीं, आप किसी मिलना जाना चाहते हो किसी you can go that way आप as well. जा सकते हो, बस आप अपनी होम कंट्री नहीं जा सकते। मतलब होम कंट्री जाने को रोक नहीं रहा, लेकिन जाओगे तो पता लग जाएगा ना कि स्टैंप है आप होम कंट्री गए हो, तो नहीं करना है। तो वो क्वेश्चन रेज होता है, एक तरफ आपको थ्रेट है और एक तरफ आप जा रहे हो, तो वो नहीं करना है, लेकिन आपको ट्रैवल डॉक्यूमेंट मिल जाता है क्योंकि रेफ्यूजी डालते ही आपका पासपोर्ट सरेंडर हो जाता है। ओके, ठीक है, तो फिर ट्रैवलिंग के लिए अगर किसी को इमरजेंसी ट्रैवल करना है, कहीं जाना है, तो आप ट्रैवल डॉक्यूमेंट अप्लाई करते हो, टेल यू आर रेफ्यूजी।